हेलो दोस्तों, नमस्कार। कमल कोचिंग्स में आपका स्वागत है। और आज मैं प्रारंभ करने वाला हूँ भारतीय संविधान की प्रस्तावना। इसको प्रस्तावना बोलो इसको, या उद्देशिका बोलो, या इसको संविधान की भूमिका बोलो, या इसको प्रियम्बल बोलो। प्रियम्बल भी कहा जाता है। देखो, भारत के बहुत सारे एग्जाम में इस टॉपिक से कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भारतीय संविधान की प्रस्तावना महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इससे काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि प्रस्तावना का मतलब क्या होता है। तो देखो, प्रस्तावना संविधान का ऐसा दस्तावेज होता है जिसमें संविधान के उद्देश्य, सरकार की शासन प्रणाली, सरकार के कार्य, संविधान सभा के मेंबरों की विचारधारा, उस देश के नागरिकों की प्रकृति, उस देश के संविधान की प्रकृति और उस देश का संविधान कब लागू हुआ था लिखा होता है। तो उसी दस्तावेज को संविधान की प्रस्तावना कहा जाता है। देखो, जब बात करते हैं कि संसार में सबसे पहले जो प्रस्तावना का कंसेप्ट या अवधारणा किसने दी थी, तो आपको बताना होता है प्लूटो ने। तो देखो, प्लूटो एथेंस के एक दार्शनिक थे। तो प्लूटो की जो रचनाएं थी, उन रचनाओं में प्रस्तावना का उल्लेख मिलता है। तो संसार में सबसे पहले प्रस्तावना का जो कंसेप्ट है या उद्देश्य का जो कंसेप्ट है वो प्लूटो ने दिया। देखो, आप लोग जानते होंगे कि जो प्लूटो हैं, इनके शिष्य का नाम था अरस्तु। तो आपके छोटे एग्जाम में पूछ लेता है। और जो अरस्तु थे, इनके शिष्य का नाम था सिकंदर। और आप लोग जानते हो कि सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था और पंजाब के शासक पौरुष को सिकंदर ने पराजित किया था। तो आप लोगों को यहाँ पे पता लगा कि भी संसार में सबसे पहले अगर प्रस्तावना का जो कंसेप्ट है वो प्रस्तुत किया था प्लूटो ने। तो ये क्वेश्चन आपको पूछ लेता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि भारत में सर्वप्रथम प्रस्तावना का उल्लेख कहाँ मिलता है। तो आपको बता देना है कि भाई भारत में सर्वप्रथम प्रस्तावना का उल्लेख भारत शासन अधिनियम 1919 ईस्वी में मिलता है। तो यहाँ पर भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि भारत में सर्वप्रथम प्रस्तावना का उल्लेख कहाँ मिला। तो आपको बता देना है कि भारत शासन अधिनियम 1919 में मिला। देखो, उसके बाद सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछता आपसे कि भी भारतीय संविधान की प्रस्तावना की अवधारणा ये किस देश से ली गई थी। तो आपको बताना है अमेरिका। तो कई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, ये इम्पोर्टेंट है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना की अवधारणा अमेरिका से ली गई थी। लेकिन भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा, तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा ये ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। तो आपसे ये क्वेश्चन भी पूछ लेता है। तो उसके बाद बात करते हैं कि आप लोग जानते हो कि 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को, कि 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा के समक्ष जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। और इस उद्देश्य प्रस्ताव पर 7 दिन विचार विमर्श किया गया था, जिसको संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 ईस्वी को पारित कर दिया था। तो देखो, संविधान सभा ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना का प्रारूप 22 जनवरी
1947 ईस्वी को पारित कर दिया था और यही प्रस्ताव भारतीय संविधान की प्रस्तावना बना। तो आपको पूछ लेता है कि भाई भारतीय संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित किया था, तो आपको बता देना है कि 22 जनवरी 1947 ईस्वी को। ठीक है। अब देखो, जब भारत का संविधान अंगीकृत किया गया था, और आप लोग जानते हो कि भारत का संविधान अंगीकृत किया था 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। अब इस तिथि को भारत संविधान की प्रस्तावना का स्वरूप था संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो इसका मीनिंग भी मैं आपको समझा दूंगा। तो देखो, जब भारतीय संविधान अंगीकृत किया गया था तो उस समय भारतीय संविधान की प्रस्तावना का स्वरूप था ये। तो जब बात करते हैं संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, तो इसका मतलब होता है आपका कि भारत अपने आंतरिक और बाह्य निर्णय लेने में स्वयं सक्षम है। तो उसी को हम बताए आपका संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। जब बात करते हैं लोकतंत्रात्मक, तो देखो लोकतंत्रात्मक का मतलब होता है कि भाई जहाँ पर जनता अपने ऊपर शासन करने वाले व्यक्ति को निर्वाचित करती है, तो उसी को हम कहते हैं लोकतंत्र। मैं इसको आगे बताऊंगा अभी आपको। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं गणराज्य। तो गणराज्य का मतलब होता है कि भाई जहाँ का संवैधानिक अध्यक्ष वंशानुगत ना हो, वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष निर्वाचन से निर्वाचित हुआ हो, उसी को हम कहते हैं गणराज्य। तो देखो, जब आपसे पूछा जाता है कि भाई भारतीय संविधान की प्रस्तावना का स्रोत क्या है, या भारतीय संविधान का स्रोत क्या है, तो आप लोग जानते हो वो है भारत की जनता। क्यों? क्योंकि देखो, भारत की प्रस्तावना की शुरुआत ही होती है हम भारत के लोग से। तो देखो, वर्तमान में जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है वो इस प्रकार से है। तो आप लोग देखो, इसको सुन लो, हो सकता है तो आप लोग लिख के इसको बार बार प्रैक्टिस कर लेना। अदरवाइज यहाँ से जो मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैं आपको भी बता दूंगा। तो देखो, वर्तमान में भारतीय संविधान की प्रस्तावना है कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में राष्ट्र की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित कराने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। तो देखो, इस प्रस्तावना में जो मैंने अभी आपको बताई सुनाई, इससे जो क्वेश्चन बनते हैं, तो बेटा आप इसको ज़्यादा याद करने के चक्कर में मत पड़ना कि जहाँ से आपको मेन क्वेश्चन पूछते हैं वो बात मैं आपको बता रहा हूँ। कि सबसे पहले क्वेश्चन बनता है
कि भाई भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत शब्द का कितनी बार प्रयोग हुआ है, भारत शब्द का। तो आपको बताना है कि भारत शब्द का प्रयोग 2 बार हुआ है। देखो पहला ही शब्द था हम भारत के लोग, भारत को, ठीक है, 2 बार भारत शब्द का प्रयोग हुआ है। तो हम भारत के लोग से तात्पर्य होता है कि भारत की सर्वोच्च शक्ति भारतीय जनता में निहित है। तो ठीक है, तो भारत शब्द का 2 बार यहाँ पर प्रयोग हुआ। ठीक, उसके बाद सवाल पूछ लेता है कि भारत की संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख हुआ है, न्याय। तो आपको बताना है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख है। देखो पहला है आपका सामाजिक। तो सामाजिक का मतलब भी आप लोग जानते ही हो। उसके बाद बात करते हैं आर्थिक, आर्थिक न्याय, और तीसरे नंबर पे बात करते हैं राजनीतिक न्याय। तो आपको सवाल पूछ लेता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने न्याय की बात है, आपको बता देना है 3। तो कभी कभी वो आपको संविधान की प्रस्तावना में जो न्याय है उसको अरेंज करवा लेता है। तो आपको याद करना, पहले सामाजिक आएगा, बाद में आर्थिक, फिर आपका राजनीतिक। उसके बाद बात कर लेते हैं कि संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है, स्वतंत्रता का उल्लेख है। तो आपको बता देना है 5। तो सबसे पहले बात करेंगे आप विचार की, दूसरे पे आप बात करेंगे अभिव्यक्ति की, नंबर 3 पे आप बात करोगे विश्वास की, और नंबर 4 पे आप बात करोगे धर्म की, और नंबर 5 पे आप बात करोगे उपासना की, उपासना। तो इनको भी वो अरेंज में करा लेता है कि भी भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो स्वतंत्रता दी गई है उसको प्रस्तावना के अनुसार अरेंज करें। तो आपको यहाँ पर ये बात जाने कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। तो देखो ये जब बात करोगे तो आपके संविधान के अनुच्छेद 19 में भी इसका उल्लेख है, ठीक है, अनुच्छेद 19 में भी इसका उल्लेख है। तो 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख भारतीय संविधान की प्रस्तावना में है। उसके बाद बात करते हैं कि समानता की प्रस्तावना में कितने प्रकार की समानता का उल्लेख है। तो आपको यहाँ पे बताना है 2 प्रकार की। देखो एक बात करते हैं आपकी प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा, और आप लोग जानते हो प्रतिष्ठा का मतलब होता है गरिमा को, और इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 21 में है। दूसरी की जब बात करोगे अवसर, अवसर की समानता, और अवसर की समानता का उल्लेख संविधान के आर्टिकल या अनुच्छेद आपके 16 में है, ठीक है। तो भारत संविधान की प्रस्तावना में 2 प्रकार की समानता का उल्लेख है, प्रतिष्ठा और अवसर की। तो ये भी आपसे बात, ये आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है। तो देखो भारत शब्द का 2 बार प्रयोग हुआ, 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख है, 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख है, और 2 प्रकार की समानता का उल्लेख है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपका बन जाता है। अब बात कर लेते हैं कि भाई भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें जो मैंने अभी आपको शब्द बोले थे उनका फिर दोबारा यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं संपूर्ण प्रभुत्व, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपन्न। तो देखो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब होता है कि भाई भारत अपने आंतरिक और बाह्य निर्णय लेने में सक्षम है। ऐसा नहीं है कि भारत पर ब्रिटेन ने शासन किया है तो भारत अपने आंतरिक और बाह्य निर्णय ब्रिटेन के सहयोग से लेगा, तो नहीं,
तो ऐसा आप कहोगे कि भाई संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब होता है कि भारत अपने आंतरिक और बाह्य निर्णय लेने में सक्षम है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं समाजवादी। समाजवादी देखो, समाजवादी का मतलब होता है कि भाई जो उत्पादन के साधन हैं उन पर जो अधिकार होता है वो सरकार का होता है। ठीक है, तो उसी को हम कहे समाजवादी। उसके बाद बात करते हैं आपका पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष। तो देखो, पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष का तात्पर्य होता है कि भाई भारत का अपना कोई धर्म नहीं है, कि भारत में सभी धर्म समान है। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि संसार का पहला पंथ निरपेक्ष देश कौन सा है, तो आपको बता देना है अमेरिका। ठीक है, तो पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष का मतलब होता है कि भाई भारत का अपना कोई एक धर्म नहीं है, कि भारत में सभी धर्म समान है। तो ये भी आपकी बात आ जाती है। उसके बाद बात करते हैं लोकतंत्रात्मक, डेमोक्रेसी। लोकतंत्रात्मक, देखो लोकतंत्रात्मक का मतलब होता है कि भाई कि जिस देश में जनता अपने ऊपर शासन करने वाले व्यक्ति को निर्वाचित करे, उसी को हम लोकतंत्र कहते हैं। या देखो, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन का कथन था कि जनता के द्वारा जनता का शासन, उसी को लोकतंत्र कहा जाता है। तो आप ये भी बात कर सकते हो कि अब्राहम लिंकन ने जो लोकतंत्रात्मक के बारे में बात कही थी। देखो, करंट का सवाल बन जाता है कि भाई वर्तमान में संसार के कितने देशों में लोकतंत्र व्यवस्था को अपनाया गया है। ठीक है, तो वर्तमान में संसार के 56 देशों में लोकतंत्र व्यवस्था को अपनाया गया है। तो ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, आप लोग इसको नोट कर लेना। तो वर्तमान में संसार के 56 देशों में लोकतंत्र व्यवस्था को अपनाया गया है। तो आप यहाँ पे लोकतंत्र की परिभाषा भी समझ लेंगे। उसके बाद बात करते हैं गणराज्य। देखो, गणराज्य का तात्पर्य होता है कि भाई जहाँ का संवैधानिक अध्यक्ष वंशानुगत न हो, कि वहाँ का संवैधानिक अध्यक्ष प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति से निर्वाचित हो, तो उसी को हम कहते हैं गणराज्य। देखो, भारत 26 जनवरी 1950 ईस्वी को गणराज्य, ठीक है, तो आपको सवाल पूछ लेता है तो आप लोग यहाँ पे गणराज्य की परिभाषा भी समझ रहे होंगे। तो देखो, दोबारा आप लोग सुन लो कि भी भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है, 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है और 2 प्रकार की समानता का उल्लेख है। ये भी आपके क्वेश्चन पूछ लेता है। अब देखो, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को लेकर बड़ा मतभेद था, तो इसके लिए भारतीय न्यायपालिका में कई बात चलाए गए। क्यों? क्योंकि कुछ लोग मानते थे कि भाई जो प्रस्तावना है वो संविधान का अंग है, लेकिन कुछ लोग कहते थे कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। तो इसको लेके सर्वोच्च न्यायालय में काफी बात चलाए गई। ठीक है, तो उन पे बात कर लेते हैं। तो प्रस्तावना से संबंधित वाद क्या मुकदमे, देखो सबसे पहले बात करेंगे आप लोग कि यूनियन, ये इंपोर्टेंट सवाल बनते हैं। यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल 1957 ईस्वी। तो देखो, इस बाद में सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना को न्यायालय में प्रवर्तित नहीं किया जा सकता।
तो इसका तात्पर्य होगा आपका कि भाई जो प्रस्तावना है वो वाद योग्य नहीं है। तो वाद योग्य का मतलब नहीं है, क्या मतलब कि प्रस्तावना में जो बातें हैं, जो विषय हैं, उन पर भारत सरकार या राज्य सरकार कानून बना सकती है। अगर भारत सरकार या राज्य सरकार कोई कानून नहीं बनाती है तो कोई भी भारत का नागरिक उसको लेके सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय नहीं पहुंच सकता है। तो यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल वाद में यही बात कहा गया था कि भाई जो प्रस्तावना है वो वाद योग्य नहीं है। तो ये सवाल भी आपको पूछ लेता है। उसके बाद नंबर 2 देखो, बेरुबारी वाद 1960 ईस्वी। देखो, इस बात में सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है और संसद इसमें संशोधन नहीं कर सकती है। तो आपको सवाल पूछ लेता है कि भाई इनमें से किस बात ने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना, तो आप बोलोगे बेरुबारी वाद। ठीक, उसके बाद बात करते हैं केशवानंद बनाम केरल राज्य। तो देखो ये इंपोर्टेंट है, 1973 ईस्वी। देखो, भारतीय न्यायपालिका में सबसे बड़ी अगर पीठ किसी बात की सुनवाई करने के लिए बैठी थी तो वो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य था। तो देखो, इस बात की सुनवाई करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के 13 न्यायाधीशों की पीठ बैठी थी और इस बात की सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग है और संसद इसमें संशोधन कर सकती है। तो इसी बात का उपयोग करते हुए देखो संविधान का 42वां संविधान संशोधन हुआ। 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में हुआ और इस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए, जैसे समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, उसके बाद अखंडता। ठीक, तो आपको सवाल पूछ लेता है कि वे समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन के द्वारा जोड़े गए, तो आपको बताना होता है 42वें के द्वारा। और देखो, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अब तक केवल एक बार संशोधन हुआ है और वो कौन सा आपका 42वां है। तो ये क्वेश्चन भी आपको पूछ लेता है। तो तीसरा बात केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। तो देखो, इसी बात में माना गया कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का अंग है और संसद इसमें संशोधन कर सकती है। तो 42वां संविधान संशोधन आपका 1976वां और इसके द्वारा संविधान में 3 शब्द जोड़े गए। तो अब तक संविधान की प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन हुआ है, 3 वर्ड हुए, तो आप इसको भी याद कर लेना। ठीक है, अब बात करते हैं आपका चौथा बात, जिसको हम कहते हैं SR बॉम्बे बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1994 ईस्वी। SR बॉम्बे बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1994 ईस्वी। ठीक, तो देखो, इस बात में सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का आधारभूत ढांचा है। आधारभूत ढांचा है।
तो ये सवाल भी आपको पूछ लेता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि भाई भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में किस व्यक्ति ने क्या बात कही, कौन सा कथन किस व्यक्ति ने कहा। तो ठीक है, प्रस्तावना के संबंध में कथन, कौन सी बात किस व्यक्ति ने कही। तो वो सबसे पहला सवाल बनता है कि भाई भारतीय संविधान की प्रस्तावना को किसने संविधान का परिचय पत्र कहा। परिचय पत्र, तो ये सवाल भी पूछ लेता है कि भाई प्रस्तावना को किसने संविधान का परिचय पत्र कहा। तो आपको बता देना है इसका आंसर N.A. पालकीवाला। पालकीवाला। तो ये क्वेश्चन भी आपको पूछ लेता है कि भाई प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किसने कहा, N.A. पालकीवाला। उसके बाद बात कर लेते हैं कि भाई प्रस्तावना को संविधान की आत्मा या कुंजी ये किसने कहा। तो आप इसको बताओगे ठाकुर प्रसाद भार्गव। ठाकुर प्रसाद भार्गव। ठीक है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट है। देखो अगर आपसे पूछ लेता है कि भाई क्या बोलते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा या कुंजी किसने कहा, तो आप बताओगे ठाकुर प्रसाद भार्गव। लेकिन यहाँ पर B.R. अम्बेडकर के अनुसार, B.R. अम्बेडकर के अनुसार तो संविधान की आत्मा कहा गया है संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, मतलब क्या, अनुच्छेद 32 को। तो B.R. अम्बेडकर के अनुसार भारतीय संविधान की आत्मा अनुच्छेद 32 या संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहा गया है। जब बात करते हैं जवाहरलाल नेहरू, तो जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय संविधान की आत्मा कहा अनुच्छेद 19 को। और आप लोग जानते हो कि अनुच्छेद 19 में उल्लेख है स्वतंत्रताओं का, देखो है ना। तो वर्तमान में अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं भारतीय नागरिकों को दे रखी है। तो ये क्वेश्चन भी आपको पूछ लेता है। देखो एक कथन और आता है कि भाई किसने प्रस्तावना को भारतीय राजनीति की जन्म कुंडली कहा। भारतीय राजनीति की जन्म कुंडली कहा। तो ये कहा था आपके K.M. मुंशी ने, कन्हैया मणिकलाल मुंशी ने। तो ये सवाल भी आपको पूछ लेता है कि भाई किस भारतीय ने प्रस्तावना को भारतीय राजनीति की जन्म कुंडली कहा। तो K.M. मुंशी ने। ठीक है, एक और है कि भाई किसने प्रस्तावना को दीर्घकालिक सपनों का विचार कहा। दीर्घकालिक सपनों का विचार, दीर्घकालिक सपनों का विचार कहा। तो उनका नाम है अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर। तो ये भी आपका सवाल पूछ लेता है कि भाई किसने प्रस्तावना को दीर्घकालिक सपनों का विचार कहा, अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर ने। उसके बाद एक सवाल और आता है आपका कि भाई संविधान शरीर है तो प्रस्तावना आत्मा, प्रस्तावना आधार मूल है तो संविधान उस पर खड़ा महल है। ये बात कही सुभाष कश्यप ने। सुभाष कश्यप ने। चलो इसको दोबारा और सुन लो कि देखो भाई संविधान शरीर है तो प्रस्तावना आत्मा, प्रस्तावना आधार मूल है तो संविधान उस पर खड़ा महल। ये बात कही सुभाष कश्यप ने। तो इतने कथन भी आपको यहाँ से पूछ लेता है। तो आपके काफी सारे कथन हो चुके हैं
संविधान की प्रस्तावना से। तो बेटा इतने क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है, ठीक है। एक बार 2 मिनट में जल्दी रिवाइज कर लेते हैं। देखो मैंने आपको ये बताया कि भाई जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है उसकी अवधारणा अमेरिका से ली गई थी, संविधान की प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई थी, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अब तक एक बार संशोधन हुआ है, वो आपका हुआ है 42वां, और उसके द्वारा 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। उसके बाद आपको मैंने बात बताए और कथन बताए। इतने क्वेश्चन आपके बन जाते हैं कहाँ से, भारतीय संविधान की प्रस्तावना से, ठीक है। देखो बेटा लास्ट क्लास में बाय मिस्टेक मुझसे एक पॉइंट गलत हो गया था, उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। तो लास्ट क्लास में जब मैंने आपको पढ़ाया था भारतीय संविधान के स्रोत, उसमें हम बताए थे आपको कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग। तो देखो मैंने बताया था कि भारत के राष्ट्रपति पर जो महाभियोग चलाने की प्रक्रिया है ये अमेरिका के संविधान से ली गई थी। तो देखो भारतीय संविधान में जो महाभियोग है उसका उल्लेख आर्टिकल या अनुच्छेद 61 में है। उस दिन बाय मिस्टेक में इसका अनुच्छेद 60 निकल गया था, ठीक है। तो बेटा अगर आपको मेरी ये क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो व्यक्ति है जो बच्चे हमारे हमसे दूर हैं जिनको हम मेरे इस चैनल के बारे में नहीं पता है, प्लीज़ आप लोग उनसे बताएं। प्लीज़ मैक्सिमम सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आपको जो भी प्रॉब्लम होती है प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में आप मुझसे वो अपनी प्रॉब्लम डाल सकते हैं और मैं उसका आंसर आप लोगों को दे दूंगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।